ओके बच्चे, सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, और इससे पहले हमने क्या कुछ कर लिया है, मैं छोटा सा तुम्हें रिवाइज करवाता हूँ। बायोट-सेवर्ट लॉ हमने पढ़ा था, ठीक है, और उसके कुछ एप्लीकेशंस किए थे। और एम्पियर सर्किटल लॉ हमने सेकंड वाले में किया, उसके भी कुछ एप्लीकेशन पढ़े थे। हमने उन सब एप्लीकेशंस में क्या था, हमारे पास कोई एक वायर थी जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था, एंड वी वांटेड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। तो वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट, चाहे वो एक सोलेनॉइड हो, चाहे वो एक रिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमने सारे के सारे पार्ट कर लिए, चाहे इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ही क्यों ना हो। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे तीसरे नए टॉपिक पर, और वो टॉपिक है व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में आप लोगों को याद होगा कि हमने किया था कि जैसे एक मेरे पास ये मैग्नेट है, लेट्स से दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और हमने सारा कुछ स्टडी किया कि इसका कितनी फोर्स लगेगी जी अगर कोई और डाइपोल आ गया। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हमने सारा कुछ किया। उसके बाद हमने किया था कि डाइपोल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने एक टॉपिक किया था कि व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपेंस। तो सिमिलरली इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी, एंड नाउ व्हाट इज दैट, पहले मैं बना लूं। जैसे हमने ये ठीक है, हमने ये बना लिया। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अगर हम यहाँ पर एक डाइपोल रखते हैं, लेट से मैं बिल्कुल स्ट्रेट डाइपोल रख देता हूँ। अगर हम ऐसा डाइपोल रखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ पोल है भाई, और नॉर्थ पोल को इधर फोर्स लगेगी, ये साउथ पोल है, साउथ पोल को इधर फोर्स लगेगी, एंड देयर विल बी अ टॉर्क दैट विल बी एक्टिंग ऑन इट, एंड दिस टॉर्क वाज गिवन बाय m क्रॉस b। लेकिन इस केस में यहाँ पर अब ये टॉर्क लगा क्यों है, पहले इस बात को समझेंगे हम, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि फोर्स क्यों लगती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगते हैं मैग्नेटिक द फोर्स in a magnetic field is experienced when two different magnetic fields interact। मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे पास लगी, उसके फोर्स लगने का मेन कारण क्या है, उसका एक मेन कारण क्या है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हुई। इसका एक उदाहरण मैं ये भी ले सकता हूँ कि मान लो मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रेट एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, और इसके बिल्कुल पास में मैंने एक और मैग्नेट रख दी, और ये बन गया साउथ, ये बन गया। अब आप इसको देखने की कोशिश करो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे कि यहां से साउथ से एंटर करेगा, नॉर्थ से जाता हुआ जाएगा और डायरेक्ट साउथ में एंटर कर जाएगा, यहां से थोड़ा सा बल्ज करेगा ऐसे। ऐसे ठीक है, तो अब देखो, अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड की मैंने लाइंस बना ली, तो ये अब अपने आप पूरे कोई ना कोई फील्ड बनता रहेगा। तो अब देखो कि अगर मैं इन दो मैग्नेट्स को कंपेयर करूं, तो आई विल फाइंड कि ये जो मेरे पास मैग्नेट है और इधर से ये जो मेरे पास मैग्नेट है, ये दोनों की दोनों मैग्नेट्स दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। और ये अट्रैक्शन क्यों हुआ, ये अट्रैक्शन इसलिए हुआ
ये अट्रैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का सारा मैग्नेटिक फील्ड निकलते ही इसके अंदर एंटर कर जाता है। तो वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड, कह रहे यार इसको कनेक्ट ही कर दो ना। तो जो भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लगती है, दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली बात ये। अब मैं कहना चाहता हूं कि आज का हमारा टॉपिक है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, देखो यहां पर मैंने जब मैं डाइपोल रखा था तो देयर वाज अ टॉर्क, बट नाउ अब मैं इसको डाइपोल को यहां पर नहीं रख रहा हूं और मैं ये कंडीशन लगा के चल रहा हूं कि देयर इज ए वायर जो मैंने यहां पर कनेक्ट कर दी। लेट से ये वायर कनेक्ट कर दी मैंने, यहाँ पे इसको रख दिया, एंड देयर इज अ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं ऐसा रखता हूं और यहाँ पर करंट रखता हूं, क्योंकि इसका भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले से दिया हुआ है, तो ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। सो एट दैट टाइम अ फोर्स विल कम इनटू प्ले। ये बात समझ में आ गई बच्चों सबसे पहले कि why a current carrying conductor will be experiencing a force, because करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जिसको हमने बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पीयर सर्किटल लॉ की मदद से पहले पढ़ा था। उस मैग्नेटिक फील्ड को जब हमने किसी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर में इंटरेक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस क्रिएट होंगी। तो वही चीज यहां पर हो रही है। डन। तो अब हम चलते हैं आगे। सो नाउ व्हाट इज दिस फोर्स। तो मेरे पास यहां पर हेडिंग आती है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहां पर सिंपल बात है, इसमें कोई हमारा डेफिनेट डेरिवेशन नहीं है। हम यहां पे कहेंगे एम्पियर ऑन एक्सपेरिमेंटिंग फाउंड। The force is directly proportional to ideal, directly proportional to the magnetic field and directly proportional to sin theta। तो इसको वेक्टर को मैं हटा देता हूं यहां से, sin theta। तो इसने देखा कि भाई हमारे पास जो फोर्स आ रही है, जो उस वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन थ्री थिंग्स। तो जब मैं इस सब चीजों को कनेक्ट कर दूंगा तो आई विल फाइंड अ कांस्टेंट k p into ideal into sin theta। तो obviously this is a scalar form। तो इस स्केलर फॉर्म को, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा और k की वैल्यू मेरे पास हो गई 1। बाय एक्सपेरिमेंट आई फाउंड दैट k इज कमिंग आउट टू बी 1। तो जब k 1 था तो मेरे पास ये बन गया p, और आइडियल तो ये बनेगा, आइडियल को मैं पहले लिखता हूं, dl vector cross e vector, दिस इज द फोर्स। और क्योंकि ये d है तो मुझे यहाँ पर d लिखना पड़ेगा क्योंकि आई एम राइटिंग d है। तो छोटे से dl के लिए बिल्कुल एम्पियर सर्किटल लॉ की तरह ही इन्होंने बना दिया। एम्पियर सर्किटल लॉ, सॉरी बायोट-सावर्ट लॉ में क्या था, dv का फॉर्मूला बनता था, उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर बनेगा। तो df इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू दिस। अब ये इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पर बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगर ये मेरे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक छोटी सी वायर ली, ये तो बहुत बड़ी वायर है मेरे पास, इसको मिटा दिया। इसकी जगह मैंने क्या किया, एक बहुत छोटा वायर यहां पर लिया। लेट अस से ये दिस इज अ वेरी स्मॉल वायर जिसकी लेंथ है dl और इसमें से करंट जा रहा है I।
और ये एक वेक्टर है, तो ये हो गया आइडियल। तो सबसे पहली बात मैं यहां पर डेफिनेशन लिखने वाला हूं करंट एलिमेंट की। व्हाट इज करंट एलिमेंट? तो करंट एलिमेंट में हमने यहां पर लिख दिया करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर whose magnitude is the product of the length of a very small element and the current that is passing through the। तो पहली बात तो ये वेक्टर है, तो अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई, तो एंड द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ। देखो करंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था करंट वाले चैप्टर में कि हमने जब करंट डेंसिटी डिफाइन किया था तो पर्पस क्या था, एक वेक्टर को डिफाइन करना। उसी प्रकार हमने जब आइडियल को डिफाइन किया तो ये भी एक वेक्टर को डिफाइन करने की तरह है। तो मैं एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये मेरे पास बन गया आइडियल, तो इसको मैं बोलता हूं करंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास फोर्स का फार्मूला है, इस फार्मूले में मेरे पास क्या आ रहा है, करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय पी। तो मैं इसको अगर मैं एफ लिखना चाहूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बी, दोनों में से कोई भी वेरिएबल हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी और डीएल भी, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको मूव कर सकते हो। बच्चे ये बात क्लियर हो गई? देखो यहाँ पर कोई भी अब ऐसा यूनिट नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज डन। अब इसके मैं आगे सिंपल फार्मूला मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे पास बन जाएगा, इसको मैं अब मान लो कि मेरे पास यूनिफॉर्म है सब कुछ, तो इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इंटीग्रेशन छोड़ दो। तो इंटीग्रेशन छोड़ दिया, डीएल को मैं एल लिख लूंगा कंप्लीट, और बी को बी, आई को आई लिखूंगा, तो मैं बिल्कुल ये वाला फार्मूला लूंगा। तो मेरे पास के की वैल्यू को 1 लिखा, तो ये बन गया बी इंटू आई इंटू एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, where theta is the angle between L length एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और उसमें कितना थीटा आता है, ये वो है। तो मैं अगर डायग्राम में शो करूं, देखो बच्चे डायग्राम में दिख रहा है, ये छोटा सा मेरे पास बन गया थीटा, तो डायग्राम में मैंने थीटा ड्रॉ कर दिया, दिस इज द थीटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर ये थीटा है तो हमारे पास ये वाली फोर्स लग रही है विच इज बी आई एल साइन थीटा। तो अब इसमें हम सबसे पहले कुछ इसके स्पेशल केसेस लेंगे और उसके बाद हम करेंगे इसकी डायरेक्शन के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद स्पेशल केसेस। अब सबसे पहला स्पेशल केस लेता हूं कि अगर थीटा 0 डिग्री है, तो अगर थीटा 0 डिग्री मतलब if the current in the conductor is moving in the direction which is parallel or anti-parallel
मतलब थीटा ये भी हो सकता है और 180 डिग्री भी। पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, it will not experience any force। तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी अगर जीरो है, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा है, तो साइन जीरो भी जीरो, साइन 180 जीरो, सो देयर विल बी नो फोर्स। तो पहली बात तो अगर मैं इस डायग्राम में थीटा को जीरो कर दूं, देयर विल बी नो फोर्स। इसके बाद अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो अगर 90 डिग्री पे है तो ऑब्वियसली साइन थीटा हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, साइन थीटा विल बी 1। सो 1 इज द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो मैं कहूंगा मैक्सिमम फोर्स, इज एक्सपीरियंस्ड by the wire when theta is 90 degree। The maximum force is experienced by the wire when theta is 90 degree। तो ये बिल्कुल वर्टिकल कंडीशन हो गई और ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि थीटा हमारा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कोई रैंडम वैल्यू चूज करता है, जैसा कि हमारे डायग्राम में कर रहा था, तो एट दैट टाइम देयर विल बी अ फोर्स ऑन इट, it will experience a force। ठीक है, और यहां पर हम चुप करके थीटा की वैल्यू पुट करेंगे b इंटू वाई इंटू एल साइन थीटा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दीज आर दी स्पेशल केसेस जो हम यहाँ पर बता सकते हैं थीटा के बेसिस पे, कि थीटा हमारा एक केस में 0 है, एक केस में 90 है, एक केस में 180 है, तो व्हाट विल हैपन। तो ये हमारी चीज होगी। बच्चे कोई डाउट है अभी तक तो बता दो, एनी डाउट? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। फोर्स की डायरेक्शन हम फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो फ्लेमिंग की अगर रूल की बात करें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड। बट वी आर नॉट सपोज टू गो फॉर इट। मैं इसके बारे में आपको बता भी नहीं रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट हो इसमें तो आप बुक को रेफर कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अगेन करने वाले हैं राइट हैंड पाम रूल। लेकिन ये राइट हैंड पाम रूल और जो हमने पहले राइट हैंड पाम रूल किया था, ये दोनों अलग है, दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। वो आपको विद प्रैक्टिस आपको हो जाएगा, कोई एरर नहीं होगी, तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले तो मेरे पास आ गया था, देखो अब क्या गिवन है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके करंट की डायरेक्शन गिवन है, तो थंब क्या आ जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स, मैंने आपको कहा था कि पाम हमेशा ही अननोन क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, फोर्स, तो पाम पे तो फोर्स चला गया, तो फिंगर्स पे क्या जाएगा, फिंगर्स पे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और अब आ गया मेरा, तो पाम पर चला जाएगा दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर, वायर या फिर कंडक्टर। तो अब अगर ये वाला मेरे पास केस है, तो लेट अस से मैं यहाँ पर एक डायग्राम और बनाता हूँ। ऐसे नीचे
लेट अस से ये मेरे पास आ गया, ठीक है। एंड मैं अब इसमें ये चीजें नहीं ले रहा हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरा एंड दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और इसको ऊपर की तरफ इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। हाँ भाई, तो कैन यू टेल मी इन विच डायरेक्शन द फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर? बताओ भाई, अनम्यूट करके बोलना है। हाँ भाई भुवन, कहां पर लगेगी फोर्स बताओ। देखो, इसमें हमने क्या करना है, हमारा थंब जो है, थंब किसकी तरफ होगा? थंब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो सबसे पहले मैंने अपना राइट हैंड यूज किया, मेरी फोटो देखेंगे सभी, राइट हैंड यूज किया। अब ये रहा मेरा करंट, तो करंट ऊपर की तरफ, उंगलियां मेरी जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैं इसको कॉपी के ऊपर रख दूंगा ऐसा। तो मेरी वायर को फोर्स कहाँ लगेगी? फोर्स लगेगी इनटू द बोर्ड। द फायर, द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर विल बी, हाँ भाई बच्चों बताओ, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ जी सर, होगी। पक्का हो गई? हाँ जी सर। ठीक है ना, ऐसा। और ये हो गया आपका पॉम, ठीक है। अगर ये इस तरफ से आ गया तो ये हो गया आपका, नहीं ये मैंने कौन सा बना दिया, तो लेफ्ट हैंड बना दिया। ओहो, चलो हमारा गोली, अब इतनी ड्राइंग नहीं की जाती मेरे से, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है बच्चे। ध्यान में रखना है आपने कि अंगूठा आपका करंट की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और डाउनवर्ड इसको फोर्स लग जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ डायरेक्शन के, अब फिर देखते हैं कि आप करते हो कि नहीं करते। डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई लेट अस से ये वाली, ठीक है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये वाला, एक और मैग्नेटिक फील्ड करेंगे ये वाला, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये वाला। और अब इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर मेरे पास हो गया, इधर हो गया ये वाला, ठीक है, इधर हो गया, ठीक है। एंगल दे दिया मैंने, अब इसमें हम करेंगे ये वाला। हाँ भाई बताओ, सबसे पहले आंसर देगा कौन देगा? हर्ष देगा सबसे पहले आंसर। तो भाई ए डायग्राम का आंसर बताओ, हर्ष। इनपुट सर। कितने? इनपुट। इनपुट, एक मिनट। इनवर्ड्स, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, ये आएगा आंसर, बताओ। फर्स्ट का आंसर। हाँ भाई क्विक, फटाफट। इनवर्ड्स सर। इनवर्ड्स कैसे आएगा भाई? राइट हैंड यूज करना है। तो पहले तो रेड कलर जो है नीचे की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, तो अंगूठे को नीचे घुमाओ और फिर अपनी फिंगर्स को उसकी तरफ घुमाओ। समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ, तो फिर किधर जाएगा? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड होया ना, फिर गलती कर दी। हाँ भाई भुवन, बी बताओ, बी। सर इनवर्ड। इनवर्ड्स, अरे क्या, म्यूट कर दे म्यूट। ये क्या साइक्लोन आ रहा है क्या? चलो, जशन बच्चे बताओ सी। 。
बोलो। आउटवर्ड सर। आउटवर्ड कैसे आएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, करंट ये। तो करंट को इसमें आप एंगल को छोड़ सकते हो, तो यू कैन ट्रीट इट एट 90 डिग्री। तो करंट नीचे और मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो ये तो इनवर्ड हो गया ना। ठीक है। गलती होगी थी ना, इनवर्ड्स। हाँ। तो ये इनवर्ड्स आएगा। और डी ऑप्शन में क्या आएगा? डी ऑप्शन में चारों में से कोई मर्जी बता दो भाई, तीनों में से जिसका आउटवर्ड आंसर सर। आता है। डी ऑप्शन आउटवर्ड, रॉन्ग। आउटवर्ड सर। गलत। करंट की डायरेक्शन देखना तू कितने है पुत्र, करंट भी नीचे जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे जा रहे हैं, तो जीरो हो गया ना। ठीक है सर। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सो देयर विल बी नो फोर्स, जीरो, बिकॉज द डायरेक्शन इज सेम। आप ऐसे लिख देंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फोर्स ही जीरो। देखो, सब तो पहला था ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ this kind of cases our force will always be equal to 0, number 1। number 2, ਜਦੋਂ भी ਇਹ ਜੇ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ठीक है ना, whenever we are having this kind of cases, तो उस वक्त हमने क्या करना है? अंगूठे को करना है करंट की तरफ, अंगूठे को करना है करंट की तरफ, और हमारी जो अंगुलियां हैं वो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो फिर हमें मिलेगी डायरेक्शन। तो अगर बी केस में देखूं तो वो ज्यादा क्लियर है, अंगूठा मेरा करंट की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मेरी उंगलियां, तो मेरा जो पाम है वो किधर जा रहा है? वो मेरा आपकी तरफ पाम जा रहा है, तो ये हो गया इनटू द बोर्ड। अगर मैं सी देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मेरा करंट किधर है? ऐसा, नीचे की तरफ, तो करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर लगेगी? इनवर्ड्स। बच्चे क्लियर होगी बात? हाँ भाई, एनीबडी हु इज हैविंग एनी डाउट हियर? नो सर। नो सर। चलो फिर हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इनकी फोर्स जो हमने फाइंड की। तो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हमने फाइंड कर लिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब इस फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी रहेगी कि दिस इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। बच्चे याद दिला दूं कि फोर्स दो तरह की होती है, हमने 11th में पढ़ी थी, सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल। सेंट्रल फोर्स वो होती है जो एक्चुअली में किसी एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक अप्लाई हो, जिसमें से जिसके बहुत बड़े बड़े एग्जांपल जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं, मतलब सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगा। नॉन सेंट्रल फोर्स वो होती है जो सेंटर पर एक्ट ना करे, जिसमें रेडियस का कोई टर्म ना हो। तो जब मैं बोलूंगा F इक्वल टू BIL sin थीटा, देयर इज नथिंग नोन एज रेडियस, तो कोई सेंटर का कोई मतलब ही नहीं है। और वायर को फोर्स कहाँ लगेगी? वायर को फोर्स हर जगह पर लगेगी। वायर विल बी एक्सपीरियंसिंग द फोर्स एट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वायर, सो दिस इज नॉन सेंट्रल। तो इसका एग्जांपल हो गया मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रही है? ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वायर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, द फोर्स द वायर एक्सपीरियंसेस force at every point on it। तो ये सेंट्रल का इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि सेंटर के भाई आपके कंडक्टर के सेंटर के ऊपर फोर्स लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसके कारण इसमें कभी टॉर्क नहीं लग सकता। हमेशा स्ट्रेट वायर पे
को भी टॉर्क नहीं लगेगा, उस पर आपको क्या लगेगा, सीधा फोर्स लगेगी, ठीक है ना। चलो जी, अब आगे हम पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है मेरे पास, सबसे पहले तो ये हो गया, फिर उसके बाद आ गया कि F इज इक्वल टू, अब I और DL इसको मैं एक वेक्टर मान लेता हूं। इट मीन्स कि अगर मैं इसको एक वेक्टर मानूं और इसको एक वेक्टर मानूं और ये तीसरा वेक्टर हो गया, तो इट मीन्स दैट दिस फोर्स is always perpendicular to the conductor and मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर होता है हमारे पास, तो एफ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस आइडियल करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये फोर्स। तो आपके पास ये बनेगा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का, यहां से नहीं बन पाएगा, अगर ये आपका फोर्स वेक्टर हो गया, ठीक है, तो दो वेक्टर आपके नीचे की तरफ और ये वेक्टर बनेगा। तो ये हो गया आपका जैसे आइडियल, नहीं ये आइडियल होगा, अरे उल्टा कर दिया, और ये बन गया बी, आइडियल क्रॉस बी, इसको क्रॉस करोगे ऊपर बनेगा। सो एफ विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस। ये बात आपकी क्लियर हो गई ना। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये रहता है कि इफ अब अगर ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उस केस में मैं बी की इंटीग्रेशन मुझे करने की जरूरत नहीं है, बी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास बनता है बी क्रॉस एफ इज इक्वल टू, तो इसको मैं लिख सकता हूं, आई को मैं अलग ही निकाल लेता हूं, डीएल का इंटीग्रल मैंने अंदर कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया बी वेक्टर से, तो आई तो मेरे पास स्केलर है, तो आई को बाहर ले लिया मैंने। अब ये बच्चे समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पर, हर्ष जशन, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इसको वेक्टर फॉर्म में ही इंटीग्रेट करने की कोशिश की, मैंने बताया कि भी कैसे करेंगे हम। तो ये चीज मेरे पास बन जाती है कि डीएल का वेक्टर, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अब मान लो कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, अब यहां पर मेरे पास एक वायर है, और वो वायर बड़ी आड़ी टेढ़ी सी वायर है, जैसे कि ऐसे, नहीं बनी, ऐसे। अब ये वायर हो गई मेरी आड़ी टेढ़ी सी। तो अब अगर ये मेरे पास वायर है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस पे कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक छोटा सा डीएल पार्ट चूज करूंगा। लेटर से मैंने ये डीएल पार्ट चूज किया छोटा सा। अब अगर मैं इसे डीएल का इंटीग्रेट करूंगा पूरे का, तो मेरे पास यहाँ पर क्या वायर बन जाएगी, बाकी सारी वायर मेरे पास माइनस हो जाएगी, मेरे पास एक नया वायर बनेगा। दिस न्यू वायर विल बी समथिंग लाइक दिस, इन दोनों एंड्स को जोड़ दो, ये बन गया, ये वायर बनेगा। क्यों, क्योंकि हर वायर का जो आपका डीएल पार्ट है, इसके कंपोनेंट बनेंगे, एक ये एक ये।
तो अगर मैं यहां पर एक कंपोनेंट ले लूंगा नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट बन जाएंगे, इसके भी कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा ऐसा, एक बनेगा ऐसा। तो ये नीचे वाले कंपोनेंट ने और ऊपर वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देना है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों ऐड होंगे, तो आपके पास कुल मिलाकर एक वायर मैश बन जाएगा जो कि होगा ऐसा। बच्चे समझ में आया कि दोबारा से समझाऊं? हाँ भाई, डायग्राम नहीं अच्छा बना यार मेरा ना। हाँ भाई, कोई समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। क्या हो गया आज? मान लो ये है वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी एक नई वायर क्रिएट करूंगा और वो मेरी वायर बनेगी ऐसे, ऐसा। तो इसी वायर को ले लो। तो जो ये वाले आपके छोटे छोटे यहाँ पर जो पार्ट्स आ रहे हैं, उनका तो आपको साइन थीटा कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा ना एक्चुअली में, अगर सोचा जाए तो। अब देखो, अब मैं इसको एक सेकंड फॉर्मेशन में बनाकर दिखाता हूँ। वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, F is equal to integral of, तो बेसिकली आई और बी को अलग कर लो, यहां पर तो आ गया डीएल साइन थीटा। तो इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेट का मतलब है ऐड करना। तो डीएल साइन थीटा के जितने कंपोनेंट हम सबको ऐड कर दो, तो हर किसी का एक अपना एंगल है यहाँ पर, और उनके जो भी आपके पास वेक्टर्स बन रहे हैं उसका सिर्फ सिर्फ साइन थीटा आपने लिया, तो जिसको जब आप जोड़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वर्टिकल लेंथ ही तो बन जाएगी। तो आपके पास ये सारी की सारी चीज, ऐसा जो आपने घुमाया है उसको घुमाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बच्चे समझ में आ गया? हाँ भाई। हाँ जी सर। चलो इसके बाद करते हैं पॉइंट नंबर 4। नाउ इफ वी आर हैविंग ए करंट कैरिंग लूप, तो क्या होगा? करंट कैरिंग लूप, अब इसी चीज में मैं एक करंट कैरिंग लूप रखता हूं। अब मैं इसमें करंट कैरिंग लूप रख रहा हूं। तो लूप रखी, तो लूप मैंने आड़ी टेढ़ी से रख दी, लेकिन मेरे पास ये लूप कंप्लीट बनना चाहिए, और इसमें से करंट फ्लो करने लग गया आई। अब बताओ क्या होगा भाई? अब क्या होगा? लेट अस से in a magnetic field, ठीक है, and current is passing through it. करंट तो उसमें से पास हो ही रहा है, तो करंट की डायरेक्शन भी मैंने शो कर दी है, ठीक है। तो अब इस लूप में करंट जा रहा है, तो व्हाट विल हैपन, अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक डीएल पार्ट चूज करता हूँ छोटा सा, और वो डीएल पार्ट चूज करके लेट से ये रहा मेरा वो डीएल पार्ट। अब अगर मैं ये डीएल पार्ट चूज करता हूँ, तो मुझे बताओ कि इसको फोर्स कहाँ लगेगी? डीएल पार्ट। अच्छा, करंट की डायरेक्शन मैंने उल्टी ले ली है भाई, वेट अ मिनट, करंट को उल्टा चलाना पड़ेगा, ये चलेगा करंट ऐसे, ठीक है। तो अब आप देखो कि आपको कैसी फोर्स लगेगी। हाँ भाई, बाहर की तरफ लगेगा फोर्स, ये लगेगी फोर्स क्या नहीं लगेगी? अरे यार हाँ या ना बोल दिया करो जब सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, फिर हाँ जी बोलने में क्या लगता है? तो इसको आउटवर्ड फोर्स लग रही है, तो ये पूरी की पूरी जो आपके पास लूप बन गया,
इस पूरी लूप को परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा अपोजिट आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट इटसेल्फ इनटू ए सर्कुलर लूप। ये परफेक्ट सर्कुलर लूप बन जाएगी, 100% सर्कुलर हो जाएगा ये, काइंड ऑफ दिस, इस तरह का लूप कन्वर्ट हो जाएगा ये सर्कुलर लूप। भाई ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब रह गया आपका एक छोटा सा पार्ट, नाउ दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। नहीं अच्छा, फोर्स फोर्स बिटवीन टू वायर्स, इसके दो केसेस हैं। तो अभी हम करेंगे केस नंबर 1, सेम डायरेक्शन। ये है मेरे पास दो वायर्स, ठीक है। अब ये जो दो वायर्स बन गई, इन दोनों वायर्स का आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स कहाँ लग रही है। दोनों के अंदर करंट जा रहा है विच इज इन द सेम डायरेक्शन। तो ये हो गया लेट अस से I1 और ये हो गया I2। सो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन दीज टू वायर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण होगा, हम मान लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we know magnetic field on the wire second because of 1। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो स्ट्रेट वायर है और इन दोनों के अंदर जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज a, ये a है। तो अब मैं अगर इसकी फोर्स, पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। हाँ भाई ये इनफाइनाइट वायर है, हर्ष मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला 10, व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड बाय एन इनफाइनाइट वायर at a point which is a distance away। म्यू नॉट आई बाय 2r, बस मैं करता इतना टाइम थोड़ी ना, म्यू नॉट आई बाय 2r, तो म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू r, नहीं 2 पाई a। तो दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड। देखो इनफाइनाइट वायर है ना बच्चे, ये इनफाइनाइट वायर है और ये भी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो आज जी इनफाइनाइट वायर है, इसने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, हमने उसका नाम रख दिया मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। सो नाउ व्हाट विल बी द फोर्स, तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 विल बी इक्वल टू BIL साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास 90 है, तो ये हो गया आपके पास B इंटू L साइन 90। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई a इंटू करंट I2 जा रहा है उस वायर में, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा और L लिखूंगा। तो L, तो क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है तो मैं L को यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आंसर आया I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई a। सो दिस इज हाँ भाई बच्चे समझ में आया कि नहीं, भुवन समझ आ रहा है? हाँ जी सर। चलो तो ये हो गया आपके पास, अगर मैं दोनों में सेम वायर में सेम करंट जाएगा तो। अब इसमें अगर आप ये, तो मैंने फोर्स फाइंड की जो इसके ऊपर लग रही है,
तो दूसरी जो फोर्स लग रही होगी वो भी सेम ही लग रही होगी। तो इसको कहाँ पर लग रही है, अब ये देखो, अब इसकी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करो पहले। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पर फोर्स की? तो पहले तो इसके कारण जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन देखो। इस वायर के कारण इसके ऊपर कितनी फोर्स की कौन सी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, बताओ। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? कोई कुछ बोलेगा? बड़ी जस्ट लिसनिंग। अरे फिर भाई, तो दसो। इसके कारण इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी ये बताओ। पाम रूल भूल गए? अंगूठा करंट की तरफ और उंगलियां किसकी तरफ? पॉइंट की तरफ। पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया कि जो ये B21 आया है, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द बोर्ड। अगर ये इनटू द बोर्ड है, अब अगेन मैं पाम रूल यूज करूंगा, लेकिन पाम रूल टाइप 2, ये और करंट किधर है? ऊपर वाली डायरेक्शन में। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर लगेगा, और जो दूसरी फोर्स होगी इसको फोर्स वो भी लगेगी ऐसा। ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं, एंड बोथ ऑफ दीज वायर्स दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। बोथ वायर्स will attract each other. अब इसका हम करेंगे केस 2, so that will be the last part for today. Opposite direction. तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं वायर्स को क्रिएट करूंगा, तो इसमें से मुझे क्या रब करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ I2 रब करना पड़ेगा, जो उल्टा बना रहा है, ठीक है ना। तो अब I2 आपके पास हो गया, लेट अस से इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो यहां पर मैं देखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इस केस में द डायरेक्शन B21 विल बी इनवर्ड्स। सेम ही होगा यहाँ पर। तो क्यों? क्योंकि I1 के कारण है। तो I1 मैं अगर लगाऊंगा, पाम लगाऊंगा, तो मेरे पास अंगूठे पे जाएगा करंट, और वायर की तरफ मेरी जाएंगी उंगलियां, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे की तरफ। और अब सेकंड केस, सेकंड राइट हैंड रूल का टाइप 2 में क्या होगा? फोर्स फाइंड करना चाहता हूं। तो अब करंट किधर जा रहा है? अंगूठे पे करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है नीचे, उंगलियां किसकी तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो इसका मतलब इनको जो फोर्स लगेगी, दैट फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसको फोर्स लगेगा ऐसा, इधर, और ये वाले को फोर्स लगेगा इधर। रिपल्शन होगा दोनों ही वायर्स का। बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई हाँ जी प्लीज। सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका केस 2, जिसमें आप, मैं बाकी का चीज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, फोर्स यहाँ पर बिल्कुल सेम ही आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स पूछता हूँ, तो फोर्स ऑन 2 on 1 दैट विल बी गिवन बाय द सेम फार्मूला, 2 into pi into A। Gauge. So this will be the force per unit length. तो बच्चे ये हमने कर लिया। तो आज का आपका जो टॉपिक कवर हुआ है, कंप्लीट हुआ है, दैट टॉपिक इज व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, फिर मैंने उसके स्पेशल केसेस किए,
डायरेक्शन बताई, क्वेश्चन किया और फिर उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए आगे गए एंड वी फाउंड दिस। और फिर आ गया हमारे पास फोर्स बिटवीन टू वायर्स, ये बन गई। हाँ भाई बच्चे, बात क्लियर हो गई? अगर बात क्लियर है तो टुडे वी आर क्लोजिंग एट दिस। टुमारो वी विल डू द फोर्स ऑन द चार्ज विच इज फ्लोइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, फिर वो करेंगे। चलो भाई, टिल देन ऑल द बेस्ट। कोई डाउट बच्चे किसी को है तो बोल सकते हो। कल 10 साढ़े 10 ही लाऊंगे।